आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है और अवकलन क्या होता है। डिफरेंशिएशन सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को तीन चीज जानना होगा। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि वेरिएबल क्या होता है, मतलब कि चर क्या होता है। उसके बाद फिर जानना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, और फिर हमें जानना होगा फंक्शन क्या होता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि वेरिएबल एक ऐसा चीज जो किसी गणितीय प्रक्रिया में बार बार अपना जो मान है वो बदलते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं चर। The thing which changes continuously during a mathematical operation is known as variable. For example, अगर पूरे दिन का टेम्परेचर अगर हम लोग लेते हैं, अगर उसको x मान लेते हैं, तो सुबह में टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, फिर दोपहर में थोड़ा सा बढ़ जाता है, शाम को थोड़ा और कम होता है, रात में और कम हो जाता है। तो ये बार बार बदल रहा है। जैसे कि अपना अगर किसी का वेट अगर देखा जाए तो वेट भी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है। कभी वेट थोड़ा सा कम होता है, कभी वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब हम लोग खाना खा लेते हैं उस समय वजन करेंगे ज्यादा रहेगा, जब हम लोग खाली पेट रहेंगे वजन करेंगे थोड़ा सा कम होगा। तो जो भी चीज अपना जो वैल्यू है बार बार बदलता है कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन के दौरान, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। नॉर्मली वेरिएबल को हम लोग मैथ्स में दिखाते हैं एक्स, वाई या जेड से। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, उसको कोई भी और नाम दिया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली वेरिएबल को हम लोग दिखाते हैं एक्स, वाई और जेड से। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के ड्यूरेशन में अपना जो वैल्यू है वो हमेशा एक ही जैसा रहता है। मतलब कोई भी गणितीय प्रक्रिया में कोई ऐसा चीज है जो अपना जो मान है वो नहीं बदल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। उसको हम लोग बोलते हैं अचर, मतलब कि नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली और मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है, तो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप रोड से जा रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे आप फ्लाइट से जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो डिस्टेंस है हमेशा वो कांस्टेंट रहता है। तो नॉर्मली जो कांस्टेंट को नॉर्मली और से भी किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो कांस्टेंट है उसको हम लोग नॉर्मली ए, बी, सी इस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। अब आता है ये बात की फंक्शन क्या होता है। दो या उससे अधिक चरों के बीच में जो गणितीय संबंध होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फलन। मतलब इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एटलीस्ट टू वेरिएबल्स। उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है। आइए जानते हैं एक एग्जांपल के साथ कि फलन क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन। वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1, अब अगर हम लोग x को 1 मान लेते हैं तो y कितना होगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम लोग x इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं तो y कितना होगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अगर हम लोग x को -1 मान लेते हैं तो y कितना होगा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहां पे 1 प्लस 1 2 होगा। अगर हम लोग x को -4 मान लेते हैं तो y यहां पे कितना होगा, -4 प्लस 1 इज इक्वल टू -3। तो x जब जब बदल रहा है तब तब y भी बदल रहा है। बोलने का मतलब है अगर x खुद को सोच लेता है कि नहीं अब तो इस बार हम 1 रहेंगे, तो y को ऑटोमेटिकली 2 होना पड़ेगा। x अगर सोच ले कि हम -1 रहेंगे तो y को ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसका मतलब है y का अपना कोई डिसीजन नहीं है। x अगर बोल रहा है कि मेरा जो वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग तुमको बार बार बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x है इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग एक ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन इज ए मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब कि कोई फलन अचर तथा चर के बीच में, मतलब सॉरी, एक स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच में गणितीय संबंध है। क्योंकि गणितीय संबंध मैथ का एक रिलेशनशिप यहाँ पे लगा हुआ है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं फंक्शन। इसको अब दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर जो फंक्शन है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका बोलने का मतलब है कि y f का एक फंक्शन, मतलब y x के रूप में एक फलन, और जब जब x बदलेगा तब तक y भी बदलेगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग x को थोड़ा सा बदल देते हैं, अगर सपोज मान लीजिए x को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं डेल x, क्योंकि डेल जो होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज में बदलाव को बताता है, किसी भी चीज में चेंज को बताता है। तो अगर हम लोग x को अगर हम डेल x से अगर थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें तो y का भी वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल। अब हम लोग को ये पता करना है कि y के बदलने का चेंज क्या है, मतलब x जब बदल रहा है तो y कितना बदलेगा, मतलब y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मतलब y का बदलने का दर क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी बदलने का दर हम लोग जब पता करते हैं तो फाइनल जो हमारा आया है उससे हम लोग जो पहले वाला था उसको घटाते हैं, और नीचे जो चीज चेंज हो रहा है उसको फिर हम लोग वहां पे डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग करके देखते हैं मैथमेटिकली। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू WRT का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में क्या होगा, मतलब अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो x के सापेक्ष में y के बदलने का दर। तो ये क्या होगा, अभी फाइनल मेरा क्या बदलने के बाद क्या आया, f x प्लस डेल x। पहले क्या वैल्यू था, fx। x कितना बदला, पहले x प्लस डेल x था, पहले x कितना था, इतना। अब ये x और ये x कट जाता है, अब क्या बचेगा, f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई। अच्छा, अब हमने ये क्या माना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये क्या चीज है, वाई प्लस डेल वाई है। तो ये वैल्यू यहां पे हम लोग जब डाल देंगे इज इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। एफ एक्स क्या था, वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब यहां पे दोनों वाई कट जाएंगे, प्लस वाई माइनस वाई। तो अब ये क्या है, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। और ये किस चीज को दिखा रहा है, ये चीज दिखा रहा है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलने का मतलब है अगर y में जो चेंज होगा तो उसके चेंज होने के कारण y का बदलने का रेट कितना होगा, ये चीज बता रहा है डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब बात ये आता है कि मान लीजिए डेल एक्स इतना छोटा चेंज है, बहुत माइनर चेंजेस है, मान लीजिए बिल्कुल जीरो के बिल्कुल पास है, जीरो नहीं है क्योंकि जीरो होने से तो मतलब कि अनडिफाइंड हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल जीरो के पास है, जीरो है नहीं, बिल्कुल जीरो के पास है, जीरो नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या होगा, उस कंडीशन में जब जीरो, हम कोई भी चीज है जैसे x को हम जीरो नहीं मानते हैं, बिल्कुल जीरो के पास मानते हैं, तो उसमें हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, उसमें हम लोग लगाते हैं लिमिट, उसमें हम लोग लगाते हैं सीमा का कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम लोग ये लगाएंगे, उसमें लिमिट लगाएंगे। अच्छा, लिमिट अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो इसके आने वाले कुछ दिनों में मैं लिमिट का वो वीडियो डाल दूंगा, तो उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि लिमिट क्या है। अभी फिलहाल आप लोग यही समझिए, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड नहीं है जो लोग, और जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लिमिट क्या है, आपको ये जानना है कि कोई भी फलन जिसका नीचे हर में या फिर डिनोमिनेटर में जीरो वैल्यू आ जा रहा है और जिसके कारण वो जो वैल्यू है अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो वैसे में वो जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, जो चर है, उसका वैल्यू जीरो ना मानकर हम लोग उसको जीरो के बिल्कुल पास मान लेते हैं, और उसके बाद जो वो वैल्यू आता है वही उस फलन का वैल्यू लगभग होता है। तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि उसका वैल्यू बिल्कुल जीरो है, मतलब हम लोग ये देखते हैं कि उसका x का वैल्यू जब जीरो की ओर बढ़ेगा तो हमारे फलन का वैल्यू किस ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये मान लेते हैं बिल्कुल जीरो की ओर जब बढ़ रहा है, बहुत छोटा चेंजेस है, तो हम लोग लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है x जीरो की ओर बढ़ रहा है, तब वैसे में हमारा फलन क्या होगा,
और यहां भी आ जाएगा लिमिट। अब हम लोग इस फलन को हम लोग चेक करेंगे कब, जब x 0 की ओर बढ़ रहा हो। तो जब 0 नहीं है, जब 0 की ओर जब बढ़ रहा हो, एग्जिस्ट करता है, मतलब कि वो एग्जिस्ट हो जाता है, तब वैसे में जो हमारा आंसर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि जब भी कोई फलन में जो x है जिसके सापेक्ष में हम लोग चेक कर रहे हैं, वो जब x के बिल्कुल पास होगा तो फलन का बदलने का दर क्या होगा, या उस वैल्यू का, फलन का वैल्यू क्या होगा, इस चीज को जो हम लोग मेजर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और जो बदले में हमारा जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, या फिर उसको हम लोग अगर हिंदी में बोला जाए, ये जो प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग ये फलन का मान निकाल रहे हैं, जब हमारा x बिल्कुल 0 के करीब होगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं अवकलन, और उसका आंसर जो हमें मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवकलज। तो अब हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन या फिर परिभाषा। ये भी बीए और जो एमए का जो लोग पढ़ रहे हैं उनमें ये वाला जो डेफिनेशन है वो बहुत बार आता है। डिफाइन डिफरेंशिएशन या फिर अवकलन को परिभाषित कीजिए। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच वी मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब अवकलन एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग y के बदलने का दर पता करते हैं। किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। कब? जब y f के रूप में एक फलन है। अगर इसको प्रॉपर्ली अगर डेफिनेशन बोला जाएगा तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच इन ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx इट इज द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। अवकलन एक प्रक्रिया है जिसमें जब y इज इक्वल टू एफ एक्स फलन है, जब x बदलेगा तो y के बदलने का दर क्या होगा, और उस प्रक्रिया में जो हमें आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं अवकलज। इस प्रोसेस में जो हमें रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। अब बात यह आता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, इकोनॉमिक्स में क्यों हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स में ये लोग, साइंस वाले लोग इसको +2 में अपना सिलेबस में पढ़े थे, तो इकोनॉमिक्स में हम लोग आर्ट्स के टाइम में तो वहां पढ़े नहीं, लेकिन अब इकोनॉमिक्स में टाइम में हमें क्यों पढ़ना पड़ता है। डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग देख लिए हैं कि एक्चुअल में ये दो चीजों के बारे में एक रिलेशन बताता है। इसको ये भी बोल सकते हैं इट इज द फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। इकोनॉमिक्स में भी हम लोग एक इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है, एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें अगर कोई भी चीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये हम लोग जस्टिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड में अगर प्राइस बदल रहा है तो प्राइस बदलने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहा है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। अगर मांग का नियम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मांग का नियम में जब भी अगर कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और किसी भी वस्तु की कीमत अगर घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो हम लोग दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग अगर प्राइस, अगर मान लीजिए क्या है यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है प्राइस, वो है कीमत, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मांग की मात्रा। दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। आप मान लीजिए कि कीमत जब बिल्कुल एकदम 0 के पास में, एकदम बिल्कुल छोटा बदलाव है, जो हम लोग नॉर्मल देखेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, हम लोग लगेगा क्या है तो कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। लेकिन अगर उसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है, इतना सारा डिमांड होता है, और उसमें जो माइनर चेंजेस भी होता है वो बहुत बड़ा चेंजेस होता है, वो हम लोग का इंडिविजुअल लेवल में लगेगा कि चेंज ज्यादा नहीं है। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जब इतना सारा, बहुत सारा क्वांटिटीज को अगर हम लोग ऐड करें तो उस समय अगर कोई छोटा सा भी बदलाव होगा बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। तो वो छोटे से बदलाव के कारण, हमारा जो बदलाव के कारण जो चीज चेंज होने वाला है, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आश्रित चर है, उसमें कितना बदलाव होगा, ये जो हम लोग मेजर करते हैं, वही जो प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन, उसका काफी हमारा काम है। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब हम लोग को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये लगता है कि ये क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार मेरा उम्मीद है दोस्तों, ये प्रॉमिस है कि जब हम लोग ये पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे और उसके बाद जब फाइनली हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको लगेगा वाह, ये जो चीज अब छूट गया था, जिसे हम डरते थे, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, एक बात तो और मैं अनाउंस करना चाहता हूं दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है वो
किसके लिए डेडिकेटेड रहेगा? रांची यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली। रांची यूनिवर्सिटी का जो बीए सेकेंड सेमेस्टर है, उनका जो मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स है, जो एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स उनको पढ़ना है, CC 4 तथा MA सेमेस्टर 1, जो लोग का FC 101 है, वो वाला पेपर का जो सिलेबस वाइज है वो सारा चीज मैं यहाँ कवर कराऊंगा। साइंस के हिसाब से डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा चीज सीखना पड़ता है, उतना ज्यादा चीज हम लोग नहीं सीखेंगे, टू द पॉइंट सीखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द रांची यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आता रहा है उस हिसाब से हम लोग उसको सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे, और जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में जिन जिन चीजों का हम लोग को जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग उतना ही चीज सीखेंगे। तो अभी आप लोगों को ये पता चल गया होगा ये वीडियो के बाद कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग अपलोड क्यों करते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वीडियो नंबर 2, उसमें हम लोग जो लिमिटेड फॉर्मूला है, मुश्किल से 5 या 6 फॉर्मूला वो हम लोग याद करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसा होता है। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो पहले भी बता दिया हूं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड का नहीं है उन लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि साइंस में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो खाली साइंस वाले को ही समझ में आएगा, हम लोग तो आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, कोई फर्क हम लोग को बहुत दिक्कत होगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को इतना सिंपल और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, यहाँ पे कोशिश करूंगा, मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप लोग जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड और जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से यहाँ पे आए हैं वो लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया, और आप लोग को कभी फील ना हो कि हम लोग 12th में ये साइंस नहीं पढ़े हैं। तो आप लोग मेरा ये वीडियो लगातार देखते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को कंटिन्यू आप लोग अपडेट होते रहेंगे। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी आगे का मैं नए वीडियोस डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद और आगे इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।